अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है हिमांशु दावे। ये हैं 1978 के और सवाल गरीबी भी है। इन्होंने तो यहाँ तक कह दी है कि बड़ी समस्या से है, सारी चीजें करता हूँ पर फिर भी शून्य पे आ जाता हूँ। अब ऐसी स्थिति जब होती है, इसका मतलब है कि निस्संदेह हमें जो है वो परमात्मा की शरणागति को पकड़ना ही होगा और खास करके अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। आने वाले दिनों में मैं हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अलग तरीके का वीडियो भी दिखा सकता हूँ, तो बिल्कुल बन के रहिएगा। और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर दीजिए। यस ना, आप यहाँ पे देते हैं, बिल्कुल लिखा करिए। और बिल्कुल मैंने जो है वो इसके लिए कमर कस ली है, तो निस्संदेह अपना कमेंट भी लिखिए और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने के साथ साथ अपने सवाल भी जरूर लिख दिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनका जन्म 2034 विक्रम संवत में हुआ है। भाद्रपद माह में जन्म हुआ है। भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो भद्र पुरुष की भांति होता है। ये ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। भद्र से भ से भाद्रपद और भाद्रपद माह में भद्र पुरुष का जन्म होता है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति का जन्म जो बिल्कुल ही सटीक होता है, कभी भी परेशान और चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी घटित नहीं हो रहा है। ये तो भैया बड़ी परेशानी है। 1978 के हैं और अभी तक रोजगार को लेकर के चिंतित हैं। इसका मतलब है कि निस्संदेह ये कुंडली बहुत ज्यादा सटीक लाइन पे नहीं जा रही है। ये बात समझने वाली है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास आत्मबल की कमजोरी हो सकती है। उसकी कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं वो कमजोर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पापक ग्रहों की संख्या ज्यादा हो जा रही हो कुंडली में। जैसे चंद्रमा पापक हो जाते हो, बुध पापक हो जाते हो, ऐसी स्थितियां होती हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति आलसी है और दरअसल वो खाली प्लानिंग ही करता रहता है, पर वस्तुतः उसको एडमिट नहीं करता है या फिर एग्जीक्यूट नहीं करता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का मैंने बात कही थी ना, ये चंद्रमा जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होंगे और यही बात इनकी कुंडली में है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा के बीच में डिग्री, जो ज्योतिष नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, जहां 1 नंबर लिखा है और जहां 8 नंबर लिखा है, यहां आपको म अक्षर को देखना है कि कुंडली में मंगल कहां लिखे हैं। मंगल यहां है, मतलब मंगल को या तो यहां बैठना चाहिए था या तो यहां बैठना चाहिए था, पर वो दोनों में से यहां नहीं बैठे हैं। जिस समय जातक का जन्म हो रहा था, ये ग्रह जो हैं वो घूमते रहते हैं और मंगल उस समय घूम करके तुला राशि में बैठे थे। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से मतलब वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि होती है। वृश्चिक राशि, पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि। इसके अधिपति शुक्र हैं, जो कि अपनी ही राशि में, देखिए तुला राशि के भी अधिपति होते हैं, तो शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं। उससे अगली राशि मिथुन राशि, जिसके अधिपति बुध देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं, मतलब 6 नंबर के भी राशि में उनको, जैसे 3 नंबर में जो अधिपति ग्रह होता है बुध, वो छठे 6 नंबर की राशि भी उसकी अपनी ही राशि होती है। खाली सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे 2 ग्रह हैं जो एक एक राशि के अधिपति हैं, नहीं तो बाकी के सारे जो ग्रह हैं वो सब 2-2 राशियों के अधिपति होते हैं, मतलब 2-2 राशियों के मालिक होते हैं। तो यहाँ बुध भी अपनी राशि के हैं, यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं। कन्या राशि भी उन्हीं की राशि है। कर्क राशि के अधिपति गुरु चंद्रमा होते हैं और वो देखिए जन्म कुंडली में बैठना यहाँ था पर बैठे यहाँ हैं और इसे लग्न कहा जाता है। तो 12वें के अधिपति, ये 12वां भाव है, ये पहला भाव है, तो 12वें भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। और लग्न में बैठा कोई भी ग्रह चाहे कितना ही खराब होकर के बैठा हो, अगर नीच का होकर के बैठा है तो जरूर कष्टदायी होगा जीवन में, लेकिन फिर भी वो केंद्र में आकर के अपने प्रभावों को थोड़ा अच्छा कर ही लेता है। पापक ग्रह केंद्र में तटस्थ हो जाते हैं, मतलब अपने प्रभावों को कमजोर कर लेते हैं, अपने पापक प्रभावों को कम कर देते हैं। और शुभ ग्रह भी केंद्र में बैठ करके अपने प्रभावों को, शुभता के प्रभावों को कमजोर कर देते हैं, मतलब थोड़े कम तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो भाव ऐसा जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो ये बात है।
उसके बाद देखिए सिंह राशि, यहाँ 5वें नंबर की राशि सिंह राशि होती है। इसके अधिपति सूर्य, बैठना यहाँ था पर बैठे बुध की राशि में है, यानी कि ये शत्रुता का भाव हो जाएगा। अब ये बात यहाँ नहीं बताऊंगा। तो ये 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि के बारे में बताया बुध अधिपति, 7 नंबर की राशि के बारे में बताया शुक्र अधिपति, 8 नंबर की राशि के बारे में बताया मंगल अधिपति होते हैं, 9 नंबर की राशि के अधिपति होते हैं गुरु, और ठीक 12वें भाव मतलब 12 नंबर की जो राशि होती है उसके भी अधिपति गुरु ही होते हैं। तो 9 और 12 के अधिपति धनु राशि 9वें नंबर की, 12 नंबर जहां लिखा होता है उसके अधिपति गुरु ही होंगे, मीन राशि होती है। 10 और 11 के अधिपति शनि होते हैं। 10वें नंबर की राशि मकर राशि, 11वें भाव में यानी कि 11वें नंबर में जो 11 जहां लिखा है इसके अधिपति शनि होते हैं, कुंभ राशि के अधिपति। और मीन के बारे में तो मैंने बताई ही। ऐसे राशियों का क्रम होता है। यह लग्न चार्ट है, यह नवांश चार्ट है, यह दशमांश है। लग्न से संपूर्ण, नवांश से भी संपूर्ण, और उसकी पुष्टता और उसकी पुष्टि देखी जाती है। दशमांश कुंडली में व्यक्ति के करियर को देखा जाता है। क्लियर है कि व्यक्ति का करियर कैसा रहने वाला है, उसको करियर में कितनी चुनौतियां मिलने वाली हैं, कितना स्टेबल रहने वाला है व्यक्ति। तो ये है। तो शरद ऋतु कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि में जन्मे होने के कारण, अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष 15 दिन का होता है, जो आरंभ जैसे हिंदी महीने में जो आरंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। जीवन का जो आरंभ है वो पहले कष्ट का होता है, इसलिए तो बच्चा रोता है, बाद में जाकर के वो हंसता हंसता मर जाता है अगर अच्छा रहा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो महीने का आरंभ होता है माह का, वो कृष्ण पक्ष से होता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष से उसका अंत हो जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 15 तिथियों में से त्रयोदशी तिथि को जन्म हुआ है, और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। इस वजह से ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनती हैं, और वहीं से व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के आने का दौर शुरू होता है, या फिर वहीं से आपके जो है वो आधारभूत स्तंभ बनने शुरू होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितनी अनस्टेबिलिटी रहने वाली है। तो चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठे हैं, 12वें के अधिपति होकर के बैठे हैं, यहाँ वो मारक हो जाते हैं, पर चंद्रमा चूंकि यहाँ मारक के प्रभाव में नहीं होंगे, सिंह लग्न की कुंडली में वो सप्तम और छठे भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण उनका मारकत्व तो बढ़ेगा। ये इस वजह से, अगर यहाँ शनि नहीं बैठे होते तो यहाँ पे चंद्रमा भी मारक नहीं होते, लेकिन चूंकि सप्तम भाव मारक होता है और लग्नेश के शत्रु होते हैं शनि, इस वजह से यहाँ चंद्रमा को भी मारक प्रभाव में कई बार देखा जाएगा। क्लियर है? तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, मतलब गुरु की स्थिति अगर कुंडली में कितनी भी कमजोर रहेगी फिर वो अपने अच्छे परिणाम दे देते हैं। उसके बाद मंगल इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होंगे, तो मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों परस्पर आपस में मित्र होते हैं और अति मित्र होते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। गुरु 12वें में उच्च के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, इस वजह से वो संतुलन में ही रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनको प्रभाव में नहीं देखा जाता है, जीवन में उनका प्रभाव थोड़ा कम सा होता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पापक, इस वजह से आय में अनिरंतरता की स्थिति, एक जैसी आय बनी नहीं, बेरोजगारी का माहौल और वातावरण बना रहता है, ये कारण है। शुभ योग वाणिज्यकरण, आपको अपना व्यवसाय करना चाहिए, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी आंखें सोई सोई सी लग रही होंगी, मुझे पता है। मेरे यहाँ विवाह था, जैसे मेरे रिश्तेदार में, मैं वहां 3-4 दिन से चला गया था, इस वजह से बहुत थकान हो जाती है और काम भी करना पड़ता है, खास करके जब आप अपने बहन के यहाँ जाते हैं तो ये बात है बहुत खटना पड़ता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति जो है वो मेहनती है और साथ ही साथ वो एक्टिव भी होता है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण उसके पास क्रोध है, दया है, क्षमा भी है, परोपकार की भावना भी है, दूसरों को सुरक्षा कैसे प्रदान करना है ये बात भी होती है, पर उसके पास क्रोध भी है, और साथ ही साथ एक चीज और जो आप कह सकते हैं कि उसके पास आग्रह करने की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, दबंगपनई ज्यादा होती है। ऐसी स्थितियां बनती है। ये तो आपकी कुंडली का पंचांग रहा, पर पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? पंचांग में अच्छी बात की व्यक्ति जो है वो नक्षत्र से अच्छा है, पर बाकी की चीजें सारी नेगेटिव हैं। मैं बहुत ज्यादा पंचांग अच्छा नहीं कहूंगा, इस वजह से ही शायद कुंडली जो है वो थोड़ी अजीब सी बन रही है, या फिर इसे ये कहा जा सकता है कि कुंडली को बल ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। ज्यादातर कुंडलियां जो है वो ऐसे ही कमजोर पड़ जाती हैं जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो आप अगर अपनी कुंडली को देखेंगे तो लग्न में यहाँ पे चंद्रमा बैठे शनि के साथ, जिनमें दोनों के डिग्री यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं, पर प्रत्येक ग्रह एक अंश पे जाकर के उपस्थित होता है।
तो शनि 14 डिग्री के हैं और चंद्रमा 16 डिग्री के हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो काफी कम है और इस वजह से इनके बीच में जो स्थिति होगी वो कई बार बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है और इस वजह से इसका प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेस पे पड़ता है और मानसिक संतुलन या मन अपवित्र हो, अशांत रहे, चिंतित रहे, धन कमजोर हो, व्यय ज्यादा हो, व्ययाधिक्य ज्यादा रहता है, मन चिंतित होता है और हमेशा ही परेशान सा रहता है। ये एक ऐसी स्थिति देख रहा हूं। लग्न में कौन बैठे तो रोग और सप्तम के अधिपति, ये दोनों यहाँ के अधिपति होकर के लग्न में बैठ गए और यहाँ के अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में धन में बैठे। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो नेचर है वो धन को पाने का प्रयास हमेशा करता रहेगा और उस पर राहु केतु का प्रभाव, तो लग्न के अधिपति के ऊपर राहु केतु का असर हो गया तो ये कमजोरी हो गई, क्योंकि अब लग्नेश को किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव मिला नहीं। अब यहाँ पे जरा देखिए, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ठीक पीछे गुरु और ठीक आगे बुध, ये एक प्रकार का योग हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो कई बार परेशान भी होता है और बहुत ज्यादा मुश्किलें भी पैदा करता है अपने जीवन में। पर हाँ, इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति अपने मौके गंवाए हैं, उसके सामने जो मौके मिले थे उसका उसने भरपूर इस्तेमाल नहीं किया है। कहने को तो इसे शुभ कर्तृ योग कहा जाएगा, क्योंकि एक तरफ गुरु बैठे हैं और दूसरे तरफ बुध बैठे हैं। पर ध्यान से समझने में यह भी बात आती है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि गुरु का 12वें उच्च का होना निसंदेह स्टैब्लिशमेंट देता है, पर वो मजा, वो आनंद नहीं जो यहां उच्च का होकर के हो, जो केंद्र में उच्च कर का हो। यहाँ पे थोड़े कमजोर हो जाएंगे वो। हाँ, हालांकि ग्रह को व्यवस्थित ही कहेंगे, उसे कमजोर नहीं कहेंगे। यहाँ पे व्यक्ति के व्यय को संतुलित करने का गुरु प्रयास करेंगे, धार्मिक माहौल बनेगा, व्यक्ति के धन को सही जगह पे लेके जाएंगे, गलत जगह पे व्यक्ति का धन खर्च नहीं होगा। व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति का होता है, बुद्धिमान होगा, यशस्विता रहती है, यश का भागी होता है, समाज में उसके नाम बड़े अच्छे होते हैं, उसके मित्र अच्छे होते हैं, उसकी संगति अच्छी होती है, उसको अंक भले कम मिले पर उसको प्रतिष्ठा जरूर मिल जाती है। ये सब बातें देखने को मिलती। ये सूर्य का प्रभाव मैंने बताया, लग्न में जाकर के लग्न के अधिपति होकर के धन में बैठे, प्रवृत्ति धन कमाने की हमेशा रहेगी। बुध के साथ बैठे हैं यहाँ पे राहु और बुध के साथ। अब राहु वहां पे है 3 डिग्री के और 12 डिग्री 20 कला के बुध और 12 डिग्री 52 कला के सूर्य। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे सूर्य जो है वो विजेता हो रहे हैं, इस कारण से लग्नेश को बल मिलेगा, लग्नेश के पास एक अच्छी स्थिति बन रही है। इसका मतलब मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि लग्न ठीक है, कमजोर नहीं है। हाँ, वहां पे कमजोरी अलग तरीके से आ रही है, व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्ति के धन को आंदोलित करने वाली, क्योंकि यहाँ पे विष दोष का प्रबल प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पे विष दोष के प्रभाव से, क्योंकि चंद्रमा के पास पहले ही कोई बल नहीं है, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा हो जाते हैं पापक, और पापक ग्रह का चंद्रमा क्षीण हीन बली होता है। अब जब चंद्रमा हीन हो जाते हैं, बल से हीन हो जाते हैं, बलहीन, तो अब वो आपके जीवन के प्रत्येक स्तंभ को प्रभावित करेगा। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे चंद्रमा आपको बेअसर करेंगे, हर जगह उनका असर देखने को मिल जाता है। मेरी तरफ देखो, इधर इधर देखिए, मुझे देखिए। तो ये बात यहाँ पे, पर फिर भी मैं इसे धन भाव को मजबूत ही कहूंगा, क्योंकि धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि लग्न के अधिपति हैं। तो लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव में, और धन भाव के अधिपति धन भाव में, बुध धन भाव के अधिपति होते हैं, कन्या राशि। ये अच्छी बात है। राहु के साथ बैठ जाने से, मैंने एक बात बताई थी, उत्तरा फाल्गुनी के यहाँ बैठे हैं वो, शुक्र का नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होता है, और वो सूर्य भी वहीं बैठे हैं हस्त नक्षत्र के, और बुध भी हस्त नक्षत्र में। जरा ध्यान से समझिएगा, जब कोई शुभ ग्रह की राशि में या नक्षत्र में बैठता हो, या उसके अपने मित्र की राशि में बैठता हो या नक्षत्र में बैठता हो, तो उसको बल मिलता है। पर बुध चंद्रमा को बहुत अच्छे मित्र नहीं मानते, इस वजह से यहाँ पे धन आने में समस्या रहेगी, फ्लक्चुएशन बना रहेगा, निर्णय गलत लेगा और जल्दबाजीपन से युक्त हो जाएगा, क्योंकि दिमाग पहले ही जो है वो भ्रमित है। लग्न में यहाँ व्यक्तित्व है, ये स्वभाव है, आपका आचरण है, सदाचरण है, गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी बसी हुई है वो है ये। पर यहीं पे जब ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो निसंदेह थोड़ी सी समस्या बन जाती है। अब जरा गौर करिए, तो मंगल और शुक्र यहाँ बैठे, मंगल और शुक्र के यहाँ बैठने के कारण, शुक्र तो यहाँ के अधिपति, पराक्रम का अधिपति पराक्रम में बैठेगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन ये व्यक्ति को नेचर ऐसा देगा कि व्यक्ति पराक्रम करेगा। पराक्रम का कारक भी वहीं बैठा है, मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, पर मूलतः जो इस भाव में जिसकी राशि बननी चाहिए वो कहाँ बनी है? लाभ भाव में। 1 नंबर यहां लिखा होना चाहिए, 2 यहां, 3 यहां। तो इसके अधिपति यहीं बैठे और इसके कारक भी यहीं बैठे।
इसका मतलब ये बना कि व्यक्ति के जीवन में मेहनत है और मशक्कत भी है और साथ ही साथ उसको उसका परिणाम भी है। लेकिन व्यक्ति के पास पेशेंस कमजोर हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों बहुत अच्छे नहीं होते, ये सामान्य हो जाते हैं। वो भाव जहां ये दोनों बैठे हैं उसके प्रभावों को वो मिनिमाइज करके 50% तक ला देंगे। और वहां पे शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, त्रिक भाव के अधिपति होंगे इस कुंडली में, जो कि द्वितीय सप्तम तृतीय और दशम के अधिपति होकर के। अब जरा गौर करिए, तो दशम के अधिपति शुक्र और नवम के अधिपति मंगल, इन दोनों का संबंध जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में होगा तो व्यक्ति को व्यवसाय करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्यक्ति खुद का काम करे तो ज्यादा बढ़िया है। अभी दशा राहु की चल रही है, इस वजह से आपकी परेशानी डबल बढ़ी हुई है। सबसे पहले राहु को चेक करते हैं। राहु आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठे, वो सूर्य वहीं बैठे हैं। इस कुंडली के लग्नेश के साथ अगर राहु का संबंध बनेगा तो राहु की दशा आपकी कुंडली में अगर डिग्री में देखता हूं तो वो डिग्री में जो बैठे हैं वो 3 डिग्री के हैं। मृतप्राय हो जाने से ये कष्टकारी हो रहे हैं। वस्तुतः उनको होना नहीं चाहिए था, पर वो हो रहे हैं। लेकिन इतनी बात है कि हम इससे ये आशा जरूर रख सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में वो राहु केंद्र के अधिपति के साथ संबंध बना रहा है। उसकी दृष्टि यहां भी अच्छी, यहां भी सामान्यतया अच्छी ही है, यहां भी अच्छी है। इसका मतलब है कि इस राहु की दशा में आपके करियर को कमजोर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे उच्च की दृष्टि से राहु का संबंध बनेगा। और यहां से कमजोरी कैसे, इस भाव से चतुर्थस्थ जो है वो 2-2 पापग्रह बैठ गए हैं। इस वजह से दशम भाव को बल कमजोर मिल रहा है। इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं, इस वजह से इस भाव की सुरक्षा कमजोर पड़ रही है। इस भाव से तृतीयस्थ केतु बैठे हैं, जो कि इस भाव का बल बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव है पर उसका कोई लाभ नहीं है। अष्टम का केतु व्यक्ति को पेट की समस्याएं देने वाला हो जाता है और कई प्रकार से व्यक्ति को पेट से संबंधित और कंफ्यूजन और दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट देने वाला हो जाए। ये क्रिएशन का मतलब जो सुख है, ये पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, इसका सुख है ये, तो वृद्धि हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कि यहाँ पे राहु केतु जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी अंदर दे। अब इतने ज्यादा उसके अंदर गुणों का विकास होने लगे, इतना कि व्यक्ति को समझ ही ना आए कि वो शुरू कहां से करे। और खास करके ये स्थिति और भी तब हो जाती है जब आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अनुष्का पांडे जी हों, SS त्रिवेदी जी हों, राणा जी हों, ओम प्रकाश जी हों, चाहे संदीप पाटनी जी हों, सुमित पाटनी जी हों, जो भी हों, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में तो आ रही है। आप लोग मेरे रेगुलर दर्शक हैं और कई ऐसे दर्शक हैं। मैं वो कार्यक्रम भी जल्दी लाने वाला हूँ, कमेंट वाला, वो कार्यक्रम अब जल्दी आ जाएगा। इतने दिन से थोड़ी व्यस्तता ज्यादा थी, इस वजह से बात थोड़ी ज्यादा बन रही थी। बड़ी नींद है, इतना ज्यादा, पर लोग लगातार पूछ रहे थे कि आपका सुबह वाला कार्यक्रम नहीं आ रहा है, इस वजह से भी बनाना पड़ता है। तो अभी सुबह वाला कार्यक्रम भी बनाना है, शाम वाला भी बनाना है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये बात यहां तक दिखी। इसका मतलब है कि राहु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के लिए कमजोर नहीं है, लेकिन वो ग्रह इसलिए कमजोर परिणाम कर रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में वो मृतप्राय बैठा है। और कई बार जब वो अपने दृष्टि का लाभ देना भी चाहता है तो मिनिमाइज या कमजोर या बल से कमजोर हो जाता है। अब जब दशमांश कुंडली को यहां देखते हैं, ये भाव ठीक है, यहां पे कमजोरी है, मतलब मानसिक शांति जो है वो व्यक्ति को नहीं है कर्म क्षेत्र से, क्योंकि राहु और गुरु यहां पे बैठे हैं। बेचैनी रहेगी। इस वजह से व्यवसाय का सही चयन किया जाए और एक निश्चित सही दशा में सही व्यवसाय का अगर चयन नहीं किया जाए या गलत दशा में अगर गलत व्यवसाय का चयन कर दिया जाए तो जीवन को कष्टमयी बना देता है। राहु की दशा चल रही है और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 2025 के 9वें महीने से कुछ अच्छी स्थितियां मैं देख रहा हूं, 2025 के 9वें महीने से। पर अभी आपकी कुंडली में आपको अनुभव लेने की आवश्यकता है। अभी अपने अनुभवों को समेट करके रखिए। अभी चुपचाप शांति से जैसा जीवन बीत रहा है वैसे बीतने दीजिए। एक लाज व्रत धारण करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत आप व्रत उठा सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर मेष राशि, धनु राशि अच्छी है, 3 अंक 3 तारीख आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपकी कुंडली में पूर्व दिशा बहुत अच्छी होगी। आपकी कुंडली के लिए जो दाम्पत्य की स्थिति देख रहा हूं, दाम्पत्य तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ भी सूर्य बुध साथ में, यहाँ भी सूर्य बुध साथ में, यहाँ भी सूर्य बुध साथ में, यहाँ भी सप्तम स्थान में सूर्य बुध। व्यापार करिए, आप अपना कुछ भी उठा लीजिए। पर अभी के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको खाने पीने की और
खाने पीने की सामग्री जैसे ब्रेड बेकरी हो जाए, उसके बाद दूध से दही से संबंधित, श्रृंगार स्टोर से संबंधित, बच्चों से संबंधित, गुरु से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति देख रहा हूं। पर इस कुंडली में अभी राहु की दशा है, 2035 तक की दशा चलेगी, 2035 तक चलेगी। लेकिन मैंने एक बात कही है कि 2025 के 9वें महीने से आपकी कुंडली में राहु में बुध आ जाएंगे, जो कि स्वग्रही हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, खराब नहीं बैठे हैं। वो अस्त जरूर है, पर फिर भी आपकी कुंडली में वो आपको ज्ञान से संपन्न, बुद्धि से संपन्न, तर्क से संपन्न, अनुभव से संपन्न, चपल चंचल चालाक, इन सब चीजों से संपन्न आपको बना करके रखेंगे। पर वो लाभ कहाँ का कमजोर कर रहे हैं, आपकी कुंडली में वो प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो अपना वो गुण कभी भूलता नहीं है, लेकिन वो जिन भावों का अधिपति होता है उनके प्रभावों को कमजोर कर देता है। तो आपकी कुंडली में लाभ नहीं मिल रहा, ये प्राप्त होने का भाव है, एक्वायर। और यहां धन, तो धन भाव के अधिपति होने से धन को कमजोरी और लाभ भाव के अधिपति होने से लाभ को कमजोरी। इस कुंडली को ऐसे समझने की आवश्यकता है। और वस्तुतः 3 नंबर तो यहां बनना चाहिए था। आपकी कुंडली में पहले ही पराक्रम जो है वो कमजोर सा हो रहा है, क्योंकि वो तो भाव वहां बैठा जरूर, आपको वो भाव बहुत अच्छा दिखेगा लगने में, लेकिन आपको मेहनत वो ज्यादा करा रहा है। और इस वजह से यहां भी दशम स्थान के अधिपति आपको, मेरी कुंडली के हिसाब, मैं जो समझ रहा हूं उसके हिसाब से आपको व्यापारिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। व्यापार, अपना खुद का काम। आप सिंह लग्न के हैं, ये स्थिर राशि है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। अब भूमि तत्व की राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता दे देंगे। धीरे 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 सारी स्थितियां बनती हैं। और लग्न में जो है वो स्थिर राशि बनी, इस वजह से भी। और ये जो है वो राशि ऐसी है जो किसी को सहन नहीं कर पाती है, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाए, बहुत जल्दी जो है वो नैतिक तत्वों का पालन करता रहे व्यक्ति, कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य ना करे, इस वजह से हाथ में आया हुआ मौका भी छोड़ देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ संतुलन नहीं बना सकता, मुझे अपनी शर्तों पे काम करना है, मेरे हिसाब से मुझे काम मिलना चाहिए। इस तरीके के लहजे में वो बात करने वाला होता है, किसी की चिरौरी नहीं करेगा, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। शेर है वो भाई, शेर है वो, भूखा रह जाएगा पर किसके सामने हाथ नहीं पसारेगा। ऐसी स्थितियां बनती है। नवांश कुंडली में आपकी पत्नी व्यवसायिक है, उनका व्यापार, उन्हें भी बिठा सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहां भी राहु मंगल हैं उच्च के, जहां मंगल उच्च के हो रहे हैं यहां भी गुरु राहु हैं। अपने जीवन में धर्म को शामिल करिए, अपनी पत्नी से हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की पूजा करने को कहिए। मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उसे जरूर कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सब अच्छे हैं, पर फिर भी ये बल इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य चंद्रमा मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, बुध भी बढ़िया बैठे हैं। 4 ग्रह और डिग्री में चारों के चारों जो मैं देख रहा हूं, जैसे सूर्य जो बैठे 12 डिग्री, चंद्रमा जो बैठे 16 डिग्री, मंगल जो बैठे 13 डिग्री, बुध जो बैठे 12 डिग्री, ये सब युवावस्था के हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो गुरु और शुक्र, गुरु जो बैठे हैं वो बैठे हैं 10 डिग्री और शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं 23 डिग्री। लेकिन शुक्र यहाँ पे विषम संख्या की राशि में और यहाँ पे ये सम संख्या के, इस वजह से ये वृद्ध हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह वृद्ध हो जाएंगे, मतलब इनको अनुभव की आवश्यकता है या फिर इनके दशा काल में व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो ये गुरु और शुक्र की बात हो गई। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, वो बैठे हैं लग्न में 14 डिग्री के युवावस्था के, यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और शनि, ये 5 ग्रह आपकी कुंडली में अपना संपूर्ण परिणाम दे रहे हैं। और इस कुंडली के लिए तो वो मारक भी होते हैं। रोग के और ऋण के अधिपति होकर के लग्न में बैठेंगे तो ऋण और रोग तो देंगे ना। तो आश्चर्य क्या है, आप जरा गौर से देखिए तो शनि आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र की स्थिति है कि वो पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, जो कि शुक्र का ही नक्षत्र होता है और वो शुक्र स्वग्रही है। इस वजह से भी शनि कई बार बलशाली होकर के अपने रोग और व्यापार को कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण का तो बना देते हैं, क्योंकि चंद्रमा वैश्य वर्ण का होता है, शनि जो होता है वो दास होता है। तो एक तो व्यक्ति के अंदर दासत्व की भूमिका में भी ला रहा है और उसको शेर का राजा, जंगल का राजा भी बना रहा है, व्यक्ति को निश्चल बुद्धि का भी बना रहा है। तो सारी चीजें मिल जा रही हैं। तो व्यक्ति किसी एक चीज को पकड़ नहीं पाता है, कोई उसके पास एक पैटर्न नहीं होता है जिसपे वो काम करता रहे, और इस पैटर्न के अनुपस्थिति के कारण ही उसके जीवन में लगातार जो है वो संशयात्मक स्थितियां बनी रहती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो पकड़ना चाहता हूं।
ऐसी स्थिति होती है। व्यक्ति जो है वो समस्या से ग्रसित इसलिए भी रहता है क्योंकि दशम स्थान के अधिपति व्यापार करने को कह रहे हैं और व्यक्ति गलत व्यापार चुन चुका होगा। ऐसा संभव है क्योंकि दशम स्थान में गुरु राहु यहाँ बैठे हैं, बुद्धिमती भ्रमित करते हैं। यहाँ पे शुक्र की राशि बनी है जो जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, तो विपरीत परिस्थिति का निर्माण बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति को देना नहीं चाहते। आप जरा देखिए तो शुक्र की राशि यहाँ पे बनी है, अष्टम के अधिपति होकर के तृतीय में बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं, बल है, लेकिन अभी राहु की दशा व्यक्ति को और भी परेशान कर रही है। उसके पहले मंगल की दशा थी। अब मंगल की दशा में होने के कारण मंगल को जरा देखिए तो जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे तो उन्होंने साहस रखा, बल रखा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने धन नहीं कमाया, धन कमाए होंगे। लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीरता बहुत ज्यादा दे देते हैं और व्यक्ति उतरने से पहले बहुत ज्यादा विचार करता है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेदों से गुजरना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही ज्यादा वीकनेस में चली जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। और स्वास्थ्य जन्म कुंडली में जो देख रहा हूं उसके आधार पर कभी आलस्य बढ़े, कभी प्रमाद बढ़े, कभी व्यक्ति जो है वो अपना काम सही तरीके से जो है वो करता नहीं है, चीजें छोड़ देता है, लगातार नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, एक चीज पे वो मेंटेन नहीं करता है, ऐसी स्थिति बनती है। ये बात बन रही है। तो मैंने ये बात कही, नवांश कुंडली में शनि चंद्रमा के विष दोष का प्रभाव संतान को कष्ट देता है। कई बार यहाँ के अधिपति इससे देख रहे हैं तो संतति हो जाए, पर उसको भी आर्थिक तंगी और आर्थिक दौर से कई बार कमजोरी से गुजरना पड़ता है। लेकिन 2025 के बाद की स्थिति इस कुंडली में जो बन रही है स्थिति, 28वें साल में ही व्यक्ति के जीवन में मंगल की दशा में व्यक्ति को भाग्योदय मिल जाए। उसके बाद शनि की दशा जो होती है वो व्यक्ति को कष्टकारी हो जाती है, शुक्र की दशा भी कष्टकारी हो जाती है, बुध की दशा भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करवाने वाली बन जाती है, पर वो धन देती रहे, वाणी का प्रभाव बढ़ता रहे, बुद्धि प्रखर होती रहे, चपलता बनी रहे। गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में कैसी जाएगी? तो गुरु पंचम के अधिपति होकर के 12वें बैठे और नक्षत्र जो है वो पुष्य का है जिसके अधिपति शनि इस कुंडली में लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति को गंभीरता दे देंगे, ज्ञान से संपन्न बना देंगे। ऐसी स्थिति, ज्ञान से व्यक्ति संपन्न हो जाता है, उसके पास अनुभवों का संग्रह करता वो हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाला हो जाता है। पर फिर भी एक बड़ी गरीबी वाली बात ये हो जाती है कि उसके पास अनुभव है पर फिर भी वो वक्त पड़ने पे उसका काम और लाभ नहीं उठा पाता है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है अपनी ही चीजों को, उसे यही पता नहीं है। कई बार उसके ही गलत निर्णय उसके ही नुकसान के कारण बनते हैं, वो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय। अगर उसी समय वो अपनी पत्नी या अपनी माता से संबंधित उनसे अगर निर्णय ले लेता या उनसे सलाह ले लेता तो निसंदेह उसके काम कमजोर नहीं पड़ते। पर 12वें भाव में गुरु का जाना और 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना, ये कमजोरी है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, क्योंकि लग्नेश के साथ धनेश का योग बन रहा है। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात, लग्न में चंद्रमा का बैठना अकेले। आप उसको भूल जाइए कि वो पापक है या शुभग है, ये बात बन रही है। तो ये बात यहां तक थी। तो मैंने क्या बात कही कि इस कुंडली में अगर अकेले आप सिर्फ देखते हैं तो लग्न में तीसरे में, चौथे में, सातवें में, एकादशवें में, नवें में चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे लग्न में अच्छे परिणाम दिए। ये इतनी स्थितियां बनती हैं। अब जरा गुरु की दृष्टि को देखिए। गुरु उच्च के हैं पर ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं इसको 100% अच्छा कभी भी नहीं कहूंगा। हाँ, वो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में व्यय को संतुलित करेंगे। कई बार उसको कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के धन खर्च नहीं करेगा, पर उनकी दृष्टि यहाँ माता के सुख और माता के प्रभावों को ठीक करने वाली। पर यहाँ के अधिपति होकर के बैठे हैं 12 में। माता का व्यक्ति संपूर्ण सुख भोगता है लेकिन स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का उसका कारक कमजोर है पहले ही। यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो 12 में बैठे ग्रह भी नुकसान के कारण होते हैं। इस वजह से जब कभी भी गुरु की दशा आए, जब कभी भी शुक्र और मंगल की दशा आए, चंद्रमा की दशा आए, तो व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य पे सजग हो जाना चाहिए, उसको लेकर के रिस्क नहीं रखना चाहिए। 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को दुश्मन पैदा करे, क्योंकि यहाँ के अधिपति पहले ही आपकी कुंडली में घर में बैठे हैं। तो इस वजह से व्यक्ति को जो है वो दुश्मन देते रहे, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता रहे, रोग बढ़ता रहे, व्यय और व्यापार चलता रहे। व्यापार की स्थिति इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं है। आप टिम्बर का भी काम कर सकते हैं, मशालों का भी कारोबार कर सकते हैं, कपड़ों का भी कारोबार कर सकते हैं। ये बात है। लग्न सूर्य चंद्रमा दशम, लग्न सूर्य चंद्रमा और दशम में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में सजने संवरने का सामान बेचना, खरीदना और जनरल स्टोर ये बहुत अच्छा हो रहा है। छोटा सा मॉल भी बना सकते हैं आप, जिसकी राशि का नाम मिथुन राशि से शुरू होता हो या मेष राशि से बनता। क्लियर है? ये कुंडली सिंह लग्न की है, मतलब आपको भगवान नारायण की उपासना करनी है।
जितना ज्यादा हो सके। एकादशी का व्रत करिए, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाइए, किसी ब्राह्मण का पूजक हो जाइए, ब्राह्मण को पूजिए, उसको जो है वो कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर ही किसी गरीब ब्राह्मण को जरूर दिया करिए, ब्राह्मण तो लेने योग्य होते ही। तो ये स्थितियां बनती है आपकी कुंडली में। अगर आप होरा चार्ट को देखेंगे तो होरा चार्ट में अगर बताता हूं मैं, तो मंगल और शनि की दशा को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मतलब उनकी दशा में आपको शांति रहेगी, आप बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं, भागेंगे नहीं और खुद भी थोड़े सुस्त रहेंगे। लेकिन मंगल और शनि की दशा में व्यक्ति मेहनत खूब किया था या करेगा, ऐसी स्थितियां जब जब भी अंतर में वो आए, प्रत्यंतर में आए या महादशा में आते हो, मंगल की दशा जबरदस्त मेहनत करवाने वाली होती है। आपके जीवन में वो बीती है, आप उसको जरा सा टोल मटोल करके देख लीजिएगा। भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य का बल है, पितरों का बल है, आशीर्वाद है, उनको याद किया करिए, उनको हमेशा ही स्मरण में रखिए और कभी भी कोई भी काम करने से पहले दीपदान जरूर किया करिए। दीपक जलाना अपने पास रखिए, उसका जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखिए कि मुझे सुबह शाम दीपक जरूर जलाना है भगवान बजरंगबली के सामने। अगर हो सके तो किसी मंदिर का दर्शन जरूर करिए। मैं जो मंत्र भेजने वाला हूं उस मंत्र का जप जरूर करिएगा। और जब कभी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बेझिझक फोन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो महात्मा होते हैं वो दरअसल सब कुछ छोड़ करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं, और जब मुझे प्राप्त हो जाता है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, जरा ध्यान से समझना। मेले में भटका हुआ जो छोटा बच्चा है वो अकुलाता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, रोता भी है, चिल्लाता भी है। और चूंकि मेले की भीड़ इतनी ज्यादा कि उसकी आवाज उसके माता तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब ठीक यही स्थिति हम लोगों की भी है। हम अपने माता पिता को भूल गए हैं और हम अपने माता पिता को चिल्ला रहे हैं। नाम जब चिल्लाना ही होता है, उसका याद करना होता है। जो नहीं जपता, जो नहीं याद करता, जो पूजा नहीं करता, वो दरअसल मेले में भटक गया है। पर उस बालक की अभी चेतना जागृत है, उस बालक की स्थिति बड़ी अच्छी है जो नाम में नहीं। मम्मी मेरे पूछ रहे हैं साधु लोग की अपने माताजी का नाम बताओ, किसके बेटे हो? आप भूल बैठे हैं। मुझे कहाँ जाना है, बाबूजी का नाम ही याद नहीं है, माताजी का नाम ही याद नहीं, तो भटकते रहो, मेले में ही रह जाएंगे। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं दे सकता मैं आपको। आप मेला गए थे साथ में, भटक गए, मैं भी भटका हूँ, पर मुझे याद आ जाती। मैं तो हमेशा याद करता हूँ। आप कितना करते हो? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।